हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर हमारा है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो नाम है चेंज करके न्यू सिलेबस में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस में ये चेंज करके कर दिया है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स। तो जितनी भी पॉलिसीज थी, एक्ट्स थे, स्कीम्स थी, वो सभी पार्ट 1 में ही ऐड कर दी हैं। तो ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी टॉपिक जो है हमारे पार्ट 1 के टॉपिक है। इस पार्ट 1 में हम इन सबको कवर करेंगे, लेकिन जो नेशनल कमीशन और इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, ये सभी पॉलिसीज वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो है वैसे इससे काफी लंबी ना बन जाए। तो इसीलिए हम लास्ट के 2 टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये दोनों ही जो सिलेबस है उनका टॉपिक है। तो जब भी आप ये टॉपिक करें तो अपना सिलेबस साथ लेकर बैठें। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो ओल्ड और न्यू सिलेबस है दोनों को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन को, यानी कि हाशियाकरण बनाम समावेशन को। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एजुकेशन और सोसाइटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो जैसे कि हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम मार्जिनलाइजेशन जो मार्जिनलाइजेशन होता है उनमें लोगों को अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाता है। यानी कि अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में कुछ लोगों को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो उनको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, हाशिए पर ले आते हैं, उनको कॉर्नर कर देते हैं। और दूसरी तरफ इंक्लूजन जो होता है वो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन और रिस्पेक्ट देता है। तो एजुकेशन में जो इसका गोल है वो होता है कि सभी को साथ लेकर चलना, वो हो जाता है इंक्लूजन। और किसी भी को भी एक्सक्लूड न करना, यानी कि बाहर न निकालना, ये होता है मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन। इसमें अगर हम मार्जिनलाइजेशन के मीनिंग की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो है उनको सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज से दूर रखना, यानी सोसाइटी के सिस्टम से उन्हें बाहर कर देना। तो ऐसे लोग डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी फेस करते हैं। जैसे कि विमेन है तो कह देते हैं कि विमेन है आप, तो आपको ये काम करना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है उन्हें मार्जिनलाइजेशन पर रख दिया है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसे हम कहेंगे मार्जिनलाइजेशन। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है सोशल इंक्लूजन हो जाना, यानी कि समाज से जो सामाजिक बहिष्कार है वो कर देना, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको बाहर कर देना। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर कमी होती है। डिस्क्रिमिनेशन वो है किसके बेस पर होता है, कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, पॉवर्टी, इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिसीजन मेकिंग में भी उनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है। उनका इसकी वजह से इनका लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, और साथ ही जो उनका सेल्फ एस्टीम है वो भी काफी लो हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे को रेगुलर स्कूल में एडमिशन ना देना, गर्ल्स को हायर एजुकेशन से रोकना, पुअर चिल्ड्रन का मनी की वजह से स्कूल ना जा पाना, पैसे की वजह से वो उसकी जो पढ़ाई है उससे वंचित रह जाना, लोअर कास्ट स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, माइनॉरिटी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को इग्नोर करना, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन की। तो इंक्लूजन का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्टेंस, पार्टिसिपेशन और सपोर्ट देना, चाहे उनमें कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा सेम क्लासरूम में रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इक्वल पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट की जाती है, बैरियर फ्री और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स जो हैं वो रेडी किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। इसके अलावा इक्वालिटी, कोऑपरेशन और सोशल जस्टिस को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन और इंक्लूजन के डिफरेंसेस की। तो मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड किया जाता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो इनइक्वालिटी है वो क्रिएट होती है।
इसके अलावा लो कॉन्फिडेंस होता है और जो आइसोलेशन है वो बढ़ता है। यहाँ पर जो फोकस है वो बैरियर्स पर किया जाता है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। इंक्लूजन की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है, कॉन्फिडेंस और बिलोंगिंगनेस जो अपनापन यानी कि होता है वो डेवलप किया जाता है, सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी पर ज्यादा फोकस यहाँ पर होता है और ये एक सोशल जो पॉजिटिव सोशल प्रोसेस इसको हम मान सकते हैं। इंक्लूजन का जो एजुकेशन में इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है, सभी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर किया जाता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है, डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडाइज को ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा इंक्लूसिव और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसे भी ये बिल्ड करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटीज यहाँ पर एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल में रैंप, ब्रेल बुक और साइन लैंग्वेज का जो सपोर्ट है वो भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जिन बच्चों को इसकी नीड है वो इसका पूरा फायदा उठा सके। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन दी जाती है। टीचर्स का डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यहाँ पर यूज करना आ जाता है इंक्लूजन में। इसके अलावा बॉयज और गर्ल्स का भी यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंक्लूजन के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की और यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के जो डेफिनेशन दी गई हैं उनकी। तो मीनिंग की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर बच्चे को डिसेबिलिटी हो या ना हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसका कोई भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज कुछ भी हो, वो सभी सेम क्लासरूम में इक्वल अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट के साथ सीखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लर्नर को डाइवर्स नीड को एड्रेस करती है और लर्निंग कल्चर और कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को रेगुलर स्कूल में उनके इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट देकर साथ में पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज कोई भी हो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ चीज़ों को सीखते हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है वो डाइवर्स लर्निंग नीड के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि बच्चे को बिना डिस्क्रिमिनेशन के जो एजुकेशन का इक्वल चांस है वो मिलता है। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो होती है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होता है, यानी कि स्कूल में रैंप, ब्रेल, असिस्टिव डिवाइस ये सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स में हम देखते हैं कि हर बच्चे को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाता है। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है वो होती है यहाँ पर टीचर, पेरेंट्स और पीयर ग्रुप मिलकर किसी एक बच्चे को काफी अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। समावेशी शिक्षा का जो महत्व है वो क्या है, तो ये क्या करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, सोशल स्किल जो है वो डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो रिड्यूस प्रेजुडाइज यानी कि यहाँ पर बच्चे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे को कॉर्नर नहीं करते, पूर्वाग्रह को कम यहाँ पर किया जाता है। इम्प्रूव्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है। क्रिएट्स इंक्लूसिव सोसाइटी, तो स्टूडेंट्स डाइवर्स सोसाइटी में रहना सीखते हैं। इनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इमोशनल, सोशल, फिजिकल और जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है यहाँ पर बच्चे की देखने को मिलती है। तो इसमें हमने देखा कि जो मार्जिनलाइजेशन जो होता है वो लोगों को सोसाइटी से दूर रखता है, जबकि इंक्लूजन जो है वो सबको साथ लेकर चलता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हमने यहाँ पर की। इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट, एक्सेसिबिलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है बात है वो की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है चेंजिंग प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है, इंटीग्रेशन है, इंक्लूजन है, यानी कि पृथककरण, एकीकरण और समावेशन की हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो इसमें
उसमें हम देखते हैं कि जो चेंजिंग प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, फिर क्या धीरे धीरे बदलाव आए, और आज इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एजुकेशन सिस्टम में क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेग्रीगेशन की। तो सेग्रीगेशन का मीनिंग है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को अदर चिल्ड्रन से कंप्लीटली सेपरेट करके एजुकेट करना, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्कूल से अलग स्पेशल स्कूल या फिर स्पेशल क्लासेस में पढ़ाना, या फिर अगर आप नॉर्मल स्कूल में अगर कोई स्पेशल बच्चा आ गया है तो उसको सभी बच्चों से अलग करके पढ़ाना, यानी कि उनको सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना होता है सेग्रीगेशन। अगर हिंदी की इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो पृथक्करण का अर्थ है विकलांग बच्चों को बिना विकलांगता वाले बच्चों से अलग शिक्षित करना। इसके फीचर्स की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर एजुकेटेड इन सेपरेट स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो इस सिस्टम में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उन्हें उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, जैसे कि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए हो गया अलग स्कूल, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए अलग स्कूल हो गया। उसके बाद स्पेशल टीचर्स एंड स्पेशल टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड। तो स्पेशल स्कूल में स्पेशली ट्रेन टीचर होते हैं, वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डिसेबिलिटी। तो मतलब हर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग तरीका है बच्चों के लिए वो अपनाया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर फोकस होता है वो मेनली एबिलिटीज पर होता है, डिसेबिलिटीज पर नहीं। तो इस अप्रोच में बच्चे की स्ट्रेंथ और टैलेंट से ज्यादा उसकी लिमिटेशन पर फोकस किया जाता है, यानी कि बच्चे क्या नहीं कर सकते इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे क्या नहीं कर सकते और हम कैसे उस चीज में इंप्रूव कर सकते हैं। लिमिटेड इंटरेक्शन विद नॉन डिसेबल्ड पीयर, तो यहाँ पर क्या होता है उनका जो इंटरेक्शन है वो नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ कम होता है। तो बच्चों को नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करने का चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। इससे सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो है उस पर असर पड़ सकता है, ये हम चीज यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा सेपरेट करिकुलम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इसमें स्पेशल स्कूल का करिकुलम और क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो भी बच्चों के लिए अलग हो सकता है। एक्टिविटीज और लर्निंग मटेरियल जो है वो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं तो यहाँ पर वो चीजें शायद वो ना गेन कर पाए। अब सेग्रीगेशन के कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल की साइड काफ़ी जो अटेंशन है वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं स्पेशली ट्रेन होते हैं, इसीलिए वो इंडिविजुअल अटेंशन अच्छे से दे पाते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट और जो ट्रेन टीचर्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेल बुक हो गया, हियरिंग एड्स, टैक्टाइल मटेरियल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप के साथ जो उनकी सिमिलर नीड है उनके साथ वो कंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं, जो मतलब उनको पता है कि ये बच्चे भी हमारी तरह सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो शायद उनको वहां पर ज्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील हो। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चिल्ड्रन रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, की बात बिल्कुल ठीक है कि मेन स्ट्रीम लाइफ से बच्चा जो है वो अलग हो जाता है। इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ इनफीरियरिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, तो जब उनका इंटरेक्शन लोगों से कम होता है तो उन्हें इनफीरियरिटी और सोशल इंक्लूजन जैसी चीजों को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम होती है। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रमोट यहाँ पर हो सकता है इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी, यानी सेग्रीगेशन सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करता है, इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्कूल जो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हो या सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए हो, ये सेग्रीगेशन का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर केवल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो पढ़ेगा और दूसरे स्कूल में केवल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा ही पढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इंटीग्रेशन, एकीकरण। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को रेगुलर स्कूल में एडमिशन देना, लेकिन स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पर खुद एडजस्ट करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होते हैं वो रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें रेगुलर स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है। लिमिटेड सपोर्ट और सर्विस जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कभी कभी रिसोर्स टीचर या फिर स्पेशल
क्लास सपोर्ट मिल जाता है, बट ये सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि ये सपोर्ट उनको रेगुलर नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्कूल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे, तो जो स्कूल सिस्टम है वो मोस्टली सेम रहता है। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को ही करना पड़ता है। यहाँ पर फोकस जो है कहाँ पर होता है, प्लेसमेंट पर होता है, पार्टिसिपेशन पर नहीं। यहाँ पर जो एडमिशन तो बच्चे को दे दिया जाता है, लेकिन बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर इंश्योर नहीं किया जाता है। सम स्पेशल क्लासेस और रिसोर्स रूम शायद वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, लेकिन हमने बात की कि वहाँ पर रेगुलर ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो नॉन डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ सके। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो है वो अच्छा होता है, कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, और जो कंप्लीट आइसोलेशन है बच्चे का वो भी इससे कम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्कूल्स में नॉट बी फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन टीचर नहीं होते हैं स्पेशल बच्चे के लिए, और चिल्ड्रन को यानी कि बच्चों को एडजस्टमेंट करने में भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, और यहाँ पर टीचर की जो प्रॉपर ट्रेनिंग है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। इक्वल पार्टिसिपेशन को ऑफन इंश्योर नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको हम रेगुलर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन। उन्हें कभी कभी जो स्पेशल एजुकेटर है वो सपोर्ट दे देता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो समावेशन की बात करते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ तो आपको थोड़ी पता चल ही गई होगी कि इसका मतलब होता है कि सभी बच्चों को, चाहे उसमें डिसेबल बच्चे हों या ना हों, सभी एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, सबको अच्छा सपोर्ट मिलता है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, वो होता है इंक्लूजन। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी बच्चे रेगुलर स्कूल्स में एक साथ मिलते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं, एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर सभी लर्नर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का और सीखने का जो है इक्वल चांस मिलता है। टीचिंग मेथड्स भी जो है यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड्स हैं वो फॉलो यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा स्कूल अडेप्ट देमसेल्फ टू चिल्ड्रन नीड, तो यहाँ पर जो स्कूल है वो अपने आप को अडेप्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो सिस्टम है स्कूल का वो बच्चे के लिए चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो बैरियर फ्री और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंगनेस जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बच्चे को इंक्लूडेड जो है फील यहाँ पर करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में यही है कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है, और बच्चे में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पर होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनसे परिचित होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं है कि वो उनको डिस्क्रिमिनेट करें। इसके अलावा सोशल इमोशनल और एकेडमिक डेवलपमेंट है बच्चे का वो भी इम्प्रूव होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर कम होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेन टीचर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी देखी जा सकती है, और जो लार्ज क्लासरूम होते हैं वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो टीचर्स को फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा बच्चों पर अटेंशन देना डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट सर्विस की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसके बाद हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक ऑटिज्म से अफेक्टेड बच्चा है, वो रेगुलर क्लासरूम में जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, तो टीचर पीयर ग्रुप और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उस बच्चे को मिलता है, तो इसका मतलब होता है वो प्रॉपर इंक्लूसिव क्लासरूम में है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर उसके लिए सपोर्ट भी है, टीचर भी ट्रेन है, पीयर ग्रुप भी अच्छा है, और उस बच्चे की वो हेल्प भी कर रहे हैं, तो ये हो गया इंक्लूजन, यानी कि उस ऑटिज्म से अफेक्टेड बच्चे को वो अपने क्लासरूम में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा हम डिफरेंसेस की बात करते हैं सेग्रीगेशन में, इंटीग्रेशन में और इंक्लूजन में। तो सबसे पहले जो सेग्रीगेशन में यहाँ पर बच्चे को सेपरेट एजुकेशन दी जाती है, डिसेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस होता है, इंटरेक्शन बच्चे का वो है कम होता है, और ये किस चीज़ को क्रिएट करता है, एक्सक्लूजन को क्रिएट करता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो रेगुलर स्कूल में जो बच्चा है
वो जाता है, लेकिन वहाँ पर स्कूल का सिस्टम चेंज नहीं होता, बच्चा ही वहाँ पर अडेप्ट करता है। यहाँ पर जो बच्चे की एडजस्टमेंट है, उस पर फ़ोकस किया जाता है, और जो पार्टिसिपेशन है वो कभी बच्चे को पार्टिसिपेट किया जाता है और कभी नहीं किया जाता, तो ये पार्शियल होता है। इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर सभी बच्चों को इक्वल पार्टिसिपेशन जो है वो दिया जाता है, सभी एक साथ मिलकर सीखते हैं। सिस्टम जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया जाता है, और जो सिस्टम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर बिलोंगिंगनेस, इक्वालिटी और जो डाइवर्सिटी है उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो सेग्रीगेशन में जहाँ पर बच्चों को अलग किया जाता है, इंटीग्रेशन में बच्चों को रेगुलर स्कूल में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इंक्लूजन जो है, जो कि एक बेस्ट अप्रोच आज के टाइम पर मानी जाती है, वहाँ पर बच्चे को इंक्लूड किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर जो सिस्टम है वो भी खुद को चेंज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, जिसमें कि हम लर्निंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल, इसके अलावा मल्टीप्लिसिटी जो है उसको देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हर क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, किसी की लैंग्वेज, किसी का कल्चरल बैकग्राउंड या किसी की एबिलिटी या इंटरेस्ट, सबके अलग अलग होते हैं। तो यही होती है क्लास में डाइवर्सिटी। और इंक्लूसिव क्लासरूम का एम ये होता है कि हर बच्चे को इक्वल रिस्पेक्ट दे, इक्वल पार्टिसिपेशन दे, और उनको लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी है वो मिले। तो इसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। तो कक्षा में विकलांगता और विविधता का अर्थ हम देखते हैं। तो डिसेबिलिटी का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो बच्चे की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, इमोशनल या फिर लर्निंग एबिलिटीज को अफेक्ट करती है। तो ऐसे बच्चे को लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट, इसके अलावा जो अडेप्टेशन है, असिस्टिव डिवाइस है, उनकी नीड होती है। इसमें जो डिसेबिलिटी में कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं? विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, हियरिंग इम्पेयर्ड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल, एएसडी, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि हर बच्चा जो है वो सीख सकता है, लेकिन सीखने का जो तरीका है और जो ज़रूरतें हैं वो सबकी अलग होती है। अब डाइवर्सिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब होता है क्लासरूम में डिफरेंसेस का होना। तो बच्चों की जो लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये सभी डिफरेंट होते हैं। तो यही होती है डाइवर्सिटी। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो डिफरेंसेस है वो कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाती, बल्कि ये जो एक स्ट्रेंथ का एक रूप होता है, इसे स्ट्रेंथ बच्चे की माना जाता है। लर्निंग स्टाइल की सबसे पहले यहाँ पर अब हम बात करते हैं। तो जो हर बच्चा होता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है, सबका जो लर्निंग पेस है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लर्निंग स्टाइल। और तो अब इसमें हम देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप के लर्निंग स्टाइल। कुछ बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी से सीखते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक से सीखते हैं, कुछ रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं, और कुछ की जो टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल है वो होता है। तो सबसे पहले हम विजुअल लर्निंग स्टाइल यानी कि दृश्य अधिगम शैली को देखते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो देख कर बेटर जो है वो सीखते हैं, चीज़ों को बेटर सीखते हैं। यहाँ पर पिक्चर, चार्ट, डायग्राम, वीडियोस का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस बच्चों को यहाँ पर दिखाई जाती है, कलरफुल नोट्स और जो माइंड मैप्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल में बच्चा देखकर ज़्यादा जल्दी सीखता है। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में सुनकर बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है, यानी कि लेक्चर, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, वर्बल एक्सप्लेनेशन, ये जो है उन बच्चे के लिए बेटर काम करते हैं। तो इसमें जो बच्चा है बोलकर या सुनकर जल्दी सीखता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग में बच्चा एक्टिविटी और मूवमेंट के थ्रू सीखता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले, फिजिकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो ये इसमें आ जाती हैं। रीडिंग एंड राइटिंग स्टाइल में बच्चे रीड करके और लिख कर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। टेक्स्ट बुक को पढ़ना, नोट्स बनाना, आंसर लिखना, उनको प्रैक्टिस करना, ये आता है रीडिंग और राइटिंग में। टेक्टाइल लर्निंग में बच्चे चीज़ों को छू कर यानी कि स्पर्श करके, टच करके ऑब्जेक्ट्स को जब वो सीखते हैं, जैसे क्ले मॉडलिंग का यूज़ करना, ब्रेल बुक्स को टच करना, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करना, तो ये होता है टेक्टाइल लर्निंग। यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो लर्निंग स्टाइल है उनको समझने की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो इससे क्या होता है,
टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर इन्हेंस होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट है, वो यहाँ पर बच्चे का जो इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक मल्टीप्लिसिटी इन क्लासरूम की बात करते हैं, यानी कि कक्षा में भाषाई बहुबलता यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब होता है क्लासरूम में डिफरेंट लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स बोलने वाले स्टूडेंट्स का होना, जैसे कि अपनी इंडिया जैसी कंट्री में ये होना काफ़ी जो है कॉमन है। इसके अलावा इसके चैलेंजेस की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस कुछ ये हो सकते हैं कि क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है, क्लासरूम लैंग्वेज में फ्लुएंसी ना होने से जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का वो कम हो सकता है, बच्चों को आइसोलेशन हो सकता है, लो कॉन्फिडेंस वो फील कर सकते हैं। इसके कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, हम कौन-कौन सी अपना सकते हैं ताकि इसको हैंडल किया जा सके। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना, अलग-अलग लैंग्वेजेस से बच्चों का इंटरैक्ट करवाना, यानी कि अगर बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उसकी होम लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पर करना ताकि वो चीज़ों को समझ सके। विजुअल एड्स और डेमो का यूज़ करना, पीयर सपोर्ट और ग्रुप लर्निंग करवाना, और सभी जो लैंग्वेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान देना यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा सोशियो कल्चरल मल्टीप्लिसिटी इन क्लासरूम में देखते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस बैकग्राउंड वाले बच्चों का होना हो जाता है सोशियो कल्चरल मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चे जो है ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, वैल्यू, ड्रेसिंग स्टाइल और फैमिली एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस की अगर बात करें, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप यहाँ पर आ सकता है। वैल्यूज़ और जो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल है वहाँ पर डिफरेंस हम देख सकते हैं। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंस। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की कमी भी यहाँ हो सकती है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे उसमें सबसे पहले होगा रिस्पेक्ट और इक्वालिटी को प्रमोट करना, इंक्लूसिव टीचिंग मटीरियल्स का यूज़ करना, कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करना, जो बायसनेस है और डिस्क्रिमिनेशन है उसे कम करना, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो कल्चरल डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, उसको सेलिब्रेट करना। यहाँ पर टीचर के रोल की अगर हम बात करें तो टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। इसके अलावा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना, पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना, इंडिविजुअल नीड्स जो है बच्चों के उनको आइडेंटिफाई करना, और हमेशा आप क्लासरूम में एम्पैथी, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट को डेवलप करना, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे प्रमोट करना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लासरूम में डिसेबिलिटी और जो डाइवर्सिटी हैं वो दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हम इनको कह सकते हैं। क्लास में हर बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी का कल्चर अलग होता है, किसी का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, किसी की एबिलिटीज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का भी यही पर्पज़ है कि सभी बच्चों को इक्वालिटी के साथ देखा जाए, रिस्पेक्ट की जाए और पार्टिसिपेशन उनका जो है वो इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पर टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनानी चाहिए ताकि हर बच्चे को सीखने के जो उचित अवसर हैं वो मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसमें कि हम एक्सेस, इक्विटी, रेलेवेंस, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी डिसेबिलिटी, जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड कुछ भी हो, उनको समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जो रिस्पेक्ट के साथ वो चीज़ों को क्लासरूम में सीखें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है जो क्लासरूम को सपोर्टिव, इक्वल और बैरियर फ्री बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, रेलेवेंस, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग की यहाँ पर बात करते हैं।
तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर बच्चे रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उनको सपोर्ट दिया जाता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन एम है वो भी यही होता है कि बैरियर्स को रिमूव करना और बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पर बच्चे जो है क्या फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे, उनकी वैल्यू की जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस की। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस यानी कि पहुंच का सिद्धांत इसमें होता है कि हर बच्चे को बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना बैरियर के एजुकेशन में प्रवेश दिया जाए, एंट्री दी जाए एजुकेशन सिस्टम में, और उनको पार्टिसिपेशन के जो चांसेस हैं वो मिले और लर्निंग के चांसेस हैं वो भी और बच्चों के तरह इक्वल ही मिले। तो यानी कि सभी बच्चों को इंक्लूड करना विद और विदाउट डिसेबिलिटीज, जो स्कूल में जा सके और बराबरी से सीख सके। इसके फीचर्स क्या होती हैं? सबसे पहले होता है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबिलिटी बच्चों के फेवर में हो, उनके साथ फ्रेंडली हो। एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी में ब्रेल बुक, साइन लैंग्वेज, ऑडियो मटेरियल, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती है, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट सर्विस है उनकी अवेलेबिलिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट हो। इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी? इससे क्या होता है कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको इंश्योर किया जाता है, एजुकेशन बैरियर को कम किया जाता है, जो पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है, बच्चे में जो इंडिपेंडेंस है वो उसको एनकरेज किया जाता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी कि समानता के सिद्धांत की यहाँ पर बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लर्नर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज और जो सपोर्ट है वो देना। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी बच्चों को सेम ट्रीटमेंट जो दिया जाए, बल्कि इक्विटी का मतलब होता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको जो है सपोर्ट देना, उनको ट्रीटमेंट देना। इसके फीचर्स होते हैं, सबसे पहले होता है इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। तो अगर किसी बच्चे को ब्रेल बुक चाहिए तो उसको ब्रेल बुक देना, किसी को एक्स्ट्रा टीचिंग टाइम चाहिए तो वो देना। तो अलग अलग सपोर्ट जो है बच्चे को उनकी नीड के अकॉर्डिंग देना। फेयर अपॉर्चुनिटीज देना, यानी कि लर्निंग और सक्सेस का जो इक्वल चांस जहाँ पर बच्चों को मिल सके। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज करना। इसके अलावा इक्वल लर्निंग आउटकम्स जो है उनको इंश्योर करना, ताकि अगर हम बच्चों को इक्विटी के साथ रखेंगे तो उनके जो लर्निंग आउटकम्स है, जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो भी इक्वली ही हमें मिलेंगी। इंपॉर्टेंस क्या होती है इक्विटी की? इससे क्या होता है? सोशल जस्टिस प्रमोट होता है, अनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, लर्निंग अचीवमेंट जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो भी बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो इक्विटी होती है इसमें बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट जो है वो दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता के सिद्धांत की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो हम बच्चे को दे रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, वो यूजफुल हो, ताकि बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट जो है वो की जा सके। ऐसा नहीं है बच्चों को कुछ सिखा दिया और वो अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई ही ना कर पाए। तो टीचिंग और जो करिकुलम होता है वो बच्चों की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो टीचिंग जो है वो लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, रियल लाइफ कनेक्शन उसका होना चाहिए, जो करिकुलम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट इजीली कर सके। और इसका ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो है बच्चे की हो। कल्चरल और सोशल रेलेवेंस भी होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज और कल्चर की रिस्पेक्ट वहाँ पर की जानी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? रेलेवेंस की इंपॉर्टेंस होती है कि इससे जो है लर्निंग मीनिंगफुल बनती है, बच्चों में इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ता है, डाइवर्स लर्नर्स की जो नीड्स हैं वो पूरी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव होती है, और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी प्रमोट होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका मतलब होता है, रेलेवेंस का मतलब होता है कि एजुकेशन में बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करने में हेल्प करना एजुकेशन के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन में यानी कि सहभागिता के सिद्धांत, इससे आप समझ गए होंगे कि बच्चों को
पार्टिसिपेट करना एक्टिविटी में, जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है उसे एनकरेज करना, क्लासरूम लर्निंग और स्कूल एक्टिविटी में बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, ये इंश्योर करना। तो जो हर बच्चे के जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, तो इसीलिए बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हो जाता है। तो इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की इक्वल इन्वॉल्वमेंट को जो इंश्योर किया जाता है, बच्चों को इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जाता है, एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट किया जाता है। बच्चे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर होता है, पेरेंट्स बच्चे मिलकर जो है वो लर्नर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, बच्चे कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर हर बच्चे को इंक्लूड किया जाता है, पार्टिसिपेट हर बच्चा इसमें करता है, या जैसे कि गेम्स हो गए, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, तो यहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। पार्टिसिपेशन के जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इससे कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ता है, सोशल स्किल डेवलप होती हैं, लर्निंग आउटकम अच्छे होते हैं, इक्वालिटी क्लासरूम में प्रमोट की जाती है, जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद हम एम्पावरमेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो सशक्तिकरण का सिद्धांत, इसका मतलब होता है जो लर्नर है उसको कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और अवेयर बनाना, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, वो खुद में एम्पावर हो। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो बच्चों को क्लासरूम में नॉलेज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, स्किल देती है, ताकि वो बच्चों को एम्पावर कर सके। इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में भी यही है कि यहाँ पर बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग और इंडिपेंडेंस बच्चों में आती है, और जो अवेयरनेस के राइट्स का उनको पता चलता है, यानी कि वो इक्वालिटी और जो उनके एजुकेशनल राइट्स हैं और जो एडवोकेसी और राइट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। स्किल उनमें डेवलप होता है ताकि वो आगे की लाइफ में कुछ अपना काम कर सकें। इसके अलावा एनकरेजमेंट और सपोर्ट यहाँ पर बच्चे को मिलता है। एम्पावरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसमें क्या होता है, सेम यही बात है कि जो डिपेंडेंसी को कम करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है, जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, सोशल इंक्लूजन अच्छा होता है, डिपेंडेंसी यहाँ पर कम होती है। तो यही है कि जो एम्पावरमेंट है वो बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाती है और इंडिपेंडेंट बनाती है। इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो ये जितने भी प्रिंसिपल्स की जो ये 5 प्रिंसिपल हमने पढ़े, तो ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लर्निंग उनको मीनिंगफुल मिले, ताकि वो अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वो केवल एकेडमिक डेवलपमेंट पर नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन सी बाधाएं, बैरियर्स जो है वो बच्चे फेस करते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें एटीट्यूडनल बैरियर, फिजिकल बैरियर और इंस्ट्रक्शनल या फिर एजुकेशनल बैरियर की हम बात करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस में इंस्ट्रक्शनल के प्लेस पर जो एजुकेशनल बैरियर्स हैं उसका यूज किया गया है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन एम होता है कि बच्चे को डिसेबिलिटी हो या ना हो, रेगुलर स्कूल में इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो रिसीव करे, ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम। लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सी प्रॉब्लम और चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल होने से कहीं ना कहीं रोक देते हैं या फिर वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं चैलेंजेस को हम कहते हैं बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो बैरियर्स होते हैं वो बच्चे की पार्टिसिपेशन, लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एटीट्यूडनल बैरियर, फिजिकल बैरियर या फिर इंस्ट्रक्शनल या फिर एजुकेशनल बैरियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अभी हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर डिफिकल्टीज होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे को एजुकेशन तक इक्वल एक्सेस और जो पार्टिसिपेशन है और सक्सेस मिलने से रोकती हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये बैरियर्स
सोसाइटी, स्कूल एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथड या फिर नेगेटिव एटीट्यूड्स जो होता है लोगों का, उसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, जब कोई भी चीज़ बच्चे के सीखने, भाग लेने या आगे बढ़ने में रुकावट बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स। इसका मतलब होता है नेगेटिव थिंकिंग, प्रीजुडाइज, स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो ये बैरियर्स मोस्टली लैक ऑफ अवेयरनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल स्टिग्मा की वजह से काफ़ी डेवलप होते हैं। तो मतलब कई लोग ये सोच लेते हैं कि विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीखते, तो यही हो जाते हैं नेगेटिव एटीट्यूडनल बैरियर, जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ये बिलीव करना कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाला बच्चा है वो अच्छे से कुछ भी चीज़ नहीं सीख सकता। कुछ जो लोग जो है मानते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चे नहीं सीख सकते, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग थिंकिंग है। इसके बाद होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर एंड लैंग्वेज। तो जब बच्चों के साथ डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर या लैंग्वेज के बेसिस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये भी एक एटीट्यूडनल बैरियर है। इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से लो एक्सपेक्टेशन रखना। तो टीचर्स और पेरेंट्स कभी कभी ये सोचते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी स्लो है तो वो उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो इफेक्ट होता है। बुलिंग और सोशल इंक्लूजन में हम देखते हैं कि पीयर ग्रुप जो होता है वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे को टीज करता है, ग्रुप एक्टिविटीज से बाहर उनको कर देते हैं। पेरेंट्स रिफ्यूजिंग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। तो डिसेबिलिटी के कारण जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजने से मना कर देते हैं, तो ये आ जाता है एटीट्यूडनल बैरियर। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है, जो आइसोलेशन है वो बच्चे का बढ़ जाता है, उनके अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो एक लिमिट तक सीमित जो है वो हो जाता है, वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनको जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पर भी रुकावटें फेस जो है वो करनी पड़ती हैं, जो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको हम देखते हैं कि हम इन बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैसे, अवेयरनेस क्रिएट करके, पॉजिटिव एटीट्यूड और एम्पैथी को प्रमोट करके, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके, उसे एनकरेज करके। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। तो फिजिकल बैरियर स्कूल एनवायरनमेंट के वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जहाँ पर बच्चे जो यानी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंटली एक्सेस और पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर मेनली स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेसिबिलिटी है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। फॉर एग्जांपल रैंप और लिफ्ट की एब्सेंस होना, स्कूल में रैंप और लिफ्ट नहीं है तो व्हील चेयर यूजर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। नैरो डोर और इनएक्सेसिबल क्लासरूम, इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेसिबल टॉयलेट्स यहाँ पर हो सकते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेल बुक हो सकता है, असिस्टिव डिवाइस की नॉन अवेलेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है, पुअर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं यहाँ पर हो सकती हैं। इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो ये बच्चे की जो इंडिपेंडेंसी है, यानी कि अगर जो व्हील चेयर पर अगर कोई बच्चा है उसको रैंप नहीं मिल रही, लिफ्ट नहीं मिल रही, तो वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको लेकर जाए। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे की मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इंडिपेंडेंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बच्चे की अटेंडेंस जो है क्लास में कम हो जाती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड होने लगता है। इक्वल एक्सेस जो है वो भी यहाँ पर प्रिवेंट होते हैं, यानी कि जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तक जो बच्चों का एक्सेस है वो डिफिकल्ट हो जाता है। हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं? तो बैरियर फ्री स्कूल बिल्डिंग बनाकर, रैंप, लिफ्ट और एक्सेसिबल टॉयलेट्स को प्रोवाइड करके, असिस्टिव डिवाइस अरेंज करके और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करके, क्लासरूम की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करके, ताकि और बच्चे भी इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो उठा सके। इंस्ट्रक्शनल या फिर एजुकेशनल बैरियर्स की बात करें तो ये बैरियर्स होते हैं टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड। तो टीचिंग मेथड, करिकुलम, असेसमेंट और जो क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उससे ये रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग जो है वो अफेक्ट होती है।
तो अगर मतलब टीचिंग मेथड फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो बच्चे को लर्निंग जो है वो बच्चे की जो लर्निंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि रिजिड करिकुलम, रिजिड टीचिंग मेथड्स। तो जो हर बच्चा है वो एक ही तरीके से नहीं सीख पाता है, लेकिन रिजिड जो करिकुलम जहाँ पर होता है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है। ट्रेन टीचर की कमी होना और एक ही टीचिंग मेथड का यूज होना, लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स की जो कमी है वो यहाँ पर, यानी कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, लर्निंग मटेरियल्स है, उसकी कमी जो है वो लर्निंग को काफी डिफिकल्ट बना देती है। इनअप्रोप्रिएट असिस्टिव जो असेसमेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो सेम असेसमेंट सब चिल्ड्रन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम की वजह से भी जो टीचर्स है वो इंडिविजुअल पर अटेंशन नहीं दे पाते। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? लर्निंग डिफिकल्टीज यहाँ पर होती है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन कम हो जाता है, डाइवर्स जो नीड है वो रिमेन अनएड्रेस, यानी कि जो हर बच्चे की जो डाइवर्स नीड है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिकम इनइफेक्टिव, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ नाम नाम की रह पाती है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? तो फ्लेक्सिबल और चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड का यूज़ करना, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और यूडीएल का यूज़ करना, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और टीचिंग एड्स का यूज़ करना, इसके अलावा जो असेसमेंट मेथड्स हैं उनको मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए जो टीचर है उसका क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले आता है पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करना, इंक्लूसिव जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना, इंडिविजुअल की नीड को समझना, आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर काम करना। इसके अलावा क्लास में जो इक्वल पार्टिसिपेशन है उस चीज़ को एनकरेज करना। तो अब इसके कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि जो एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। जो फिजिकल बैरियर होते हैं उससे जो बच्चे की एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स, एजुकेशनल बैरियर्स की वजह से जो लर्निंग है वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है, लर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए स्कूल जो टीचर है, पेरेंट्स हैं और सोसाइटी है, सबको मिलकर इस चीज़ पर काम करना चाहिए ताकि इन बैरियर्स को रिमूव किया जा सके और हर बच्चे के लिए इंक्लूसिव और एक्सेसिबल जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो हम क्रिएट कर सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेशनल कमीशन एंड पॉलिसी प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशंस प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये दो टॉपिक्स है जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इनमें हम जितने भी हमारे एनटीए एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया और आरसीआई एक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे।